नमस्कार। आज हमारे साथ जापान से प्रोफेसर तोमियो मिज़ोकामी जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर तोमियो मिज़ोकामी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका परिचय हम सभी हिंदी भाषा शिक्षण से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही खास है। जापान के कोबे शहर में जन्मे प्रोफेसर तोमियो मिज़ोकामी जी ने हिंदी में तो शिक्षा ली ही है, साथ ही संस्कृत, बंगाली और भी कई भाषाओं के भारतीय भाषाओं के ज्ञाता हैं और कई विदेशी भाषाओं के ज्ञाता हैं। उन्हें कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जैसे गियरसन पुरस्कार उन्हें मिला है, विश्व हिंदी सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है, साथ ही पद्म भूषण पद्मश्री सम्मान, माफ कीजिएगा, पद्मश्री सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और हिंदी भाषा शिक्षण के क्षेत्र में उनका कार्य अति सराहनीय है। कहते हैं कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती और जब हम सीखते हैं तो सीखने की और सिखाने की भी कोई सीमा नहीं होती। तो इन सभी बातों को चरितार्थ करते हुए प्रोफेसर तोमियो मिज़ोकामी जी का आज सिंगापुर संगम के मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मिज़ोकामी जी। नमस्कार। आप हमारे साथ आज जुड़े, ये हमें बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और सीधे शुरुआत मैं करती हूँ कि मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसा बताएं हमें कि आखिर आप अपने बचपन के बारे में या अपना जो बचपन आपका जो था उसके बारे में अगर कुछ चीजें अगर आप हमसे साझा करना चाहें, क्योंकि बहुत कम हम लोग उसके बारे में जानते हैं। जी, मेरा बचपन सुखी नहीं था क्योंकि युद्ध में पराजित होने के कारण पूरा जापान ध्वस्त हो चुका था और लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। ये भुखमरी भी थी और काला बाजार, सब कुछ मैंने देखा। और ये 5 वर्ष की अवस्था में मेरे पिताजी का देहांत हो गए। बहुत बड़े बहुत अमीर दांत के डॉक्टर थे। और फिर देखिए जापान में तब इन्फ्लेशन, आप इन्फ्लेशन जानते हैं कि जी बिल्कुल। मान लीजिए आज आपके पास जो 300 रुपया है वो एक दिन में 1 रुपया हो गया तो क्या हो जाएगा। यही स्थिति हुई थी सचमुच में। और मेरी माताजी को क्या उन दिनों जापान की महिला का, वो जापान भी पुरुष प्रधान समाज है अभी भी, तो महिला के लिए, विधवा महिला के लिए जीना कितना मुश्किल था। फिर भी माताजी ने बहुत कष्ट करके हम तीनों भाई बहनों को का पालन पोषण किया। और इसलिए जो आजकल के जो बच्चों को जितना सुख मिलता है वो उससे हम वंचित थे। फिर भी हम लोग तो खेलते रहे। तो ये कष्ट सहने की क्षमता बचपन में मिली थी। जी, आपने बहुत मतलब गंभीर बात की कि किस प्रकार विधवा माँ ने आप लोगों का पालन पोषण किया और इससे आपको ये कष्ट सहने की और संघर्ष करने की शक्ति मिली, और इसके कारण ही शायद आज आपने इतनी मेहनत करके हिंदी भाषा शिक्षण के क्षेत्र में इतना काम किया है। तो मैं ये कहूंगी, लेकिन इतना मुश्किल बचपन था, उसमें भी आपको हिंदी से इतना प्यार कैसे हो गया? क्या कोई बहुत खास घटना घटी या कुछ ऐसा कारण था? जी, ये इसमें बहुत लंबी कहानी है। अब इसमें इंडिया टुडे के विशेषांक में ये मेरा पूरा उसमें आपको विस्तार से ये लेख मिलेगा। फिर भी मैं बताता हूँ। ये मेरा पालन पोषण जन्म कोबे शहर में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि उन दिनों कोबे जो कोबे में सबसे अधिक प्रवासी भारतीय रहते थे। ओसाका के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शहर था। तो टोक्यो में तो ज्यादा भारतीय नहीं थे उन दिनों। तो कोबे में मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ, इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। और सबसे अधिक प्रवासी भारतीयों ने मुझे आकर्षित किया था। माफ कीजिएगा, मैं मासूम बच्चा था, लड़का था, तो ये सारी परिहिता सुंदर भारतीय महिलाओं से बहुत आकर्षित हुआ था। ये पता नहीं ये परी
कहाँ से उतर के आई है। तो अरे ये वाह! अनजाने में पीछे किया था, तो ये आज करके तो ये तो पीछे करना तो दंडनीय अपराध है। फिर भी हाँ, मासूम आजकल तो आपको पकड़ लेते हाँ, क्या आप? पकड़ा जाएगा ना। तो ये मासूम लड़का था, तो माफ किया जाना चाहिए। और बस सिर्फ इतना नहीं है, ये हुँ, हुँ। ये जो मैं एक पुरानी पुस्तक विक्रेता में किताबें देख रहा था, तो अचानक हुँ, एक कार्टून की पत्रिका मेरे नज़र में आई। तो अच्छा, उसमें आपको थोड़ा अभी दिखाता हूँ, शेयर कर हाँ, सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हुँ, हाँ, ये आपको ये तो अद्भुत अद्भुत हाँ, कार्टून है, अद्भुत हाँ, चीज़ आपने दिखाई। ये युद्ध के समय, द्वितीय हाँ, हाँ। महायुद्ध के समय जापानी सेना ने उत्तर पूर्वी भारत में कोलकाता वगैरह में हुँ, हुँ। बम वर्षा की थी। तो तब विज्ञापन के लिए ये कार्टून, ये स्पेशलिस्ट के बनवा के ये फेंका था। अच्छा। ये और होता है हर एक, आजकल के साइबर युद्ध होता है, अभी भी हुँ, हुँ। पाकिस्तान भारत के बीच में होता होगा रोज-रोज। उन दिनों इस तरह से प्रचार करते थे, इसको इसलिए कागज़ का युद्ध कहते हैं, कागज़ का हुँ, युद्ध। कागज़ का तो युग। जी। ये इसमें अजीबो-गरीब ये लिपि मेरा ध्यान आकर्षित की थी। ये ऊपर देखिए, अभी तो आप मैं पढ़ सकूँगा, बर्मा को खोने के बाद चौंका इसे कि अब के भारतवर्ष की पदार्थों पर आँख रहा है। उनकी मीठी बातों में कभी मत फँसना। ये अभी पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो हाई स्कूल के छात्र के रूप में ये बहुत जिज्ञासा पैदा हो गई। ये लिपि क्या क्या लिखा है, इसको मैं पढ़ के छोड़ना है। ये भाषण कहता, वो नीचे तो बांग्ला में है। हाँ, नीचे बांग्ला में है। तो हिंदी और बांग्ला। जा हाँ, 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 ये बांग्ला में है। तो इतना नहीं, ये तो बहुत साफ है। सोए हुए हाथी, भारत को हाथी से कहा जाता है ना। हुँ, उठ हुँ। और खड़ा हो जा, ये इसमें चाचड़ है। निद्रित हाथी जागो, ये हाँ, ये कांग्रेस का वो है ना। और ये सारी चीज़ें आपको उस समय मिली और आपने यहाँ से आकर्षण एक हुआ। बहुत जी, सुंदर, जी, 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 जी। बहुत सुंदर। ये देखिए ना, ये उर्दू भी है। तो इसमें हाँ, आकर्षित हुआ, तो मैं ज़रूर पढ़ूँगा ये तीनों भाषाएँ, तीनों लिपियों ने मुझे आकर्षित किया था। अच्छा, फिर उसके बाद अ, आपने जो 50 के दशक में हुँ, हुँ। पंडित जवाहरलाल जी, जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत उन दिनों उनकी उनके प्रयास के कारण भारत का स्थान बहुत ऊंचा था। आजकल के मोदी जी के कारण भारत का जो विश्व में भारत हुँ, का हुँ। स्थान बहुत ऊंचा है ना। उसी तरह उन दिनों नेहरू जी के कारण वो भारत की छवि बहुत अच्छी थी, क्योंकि वे अ, गुट निरपेक्ष देशों के नेताजी थे, प्रमुख नेताजी थे। प्रमुख नेता थे। जी। तो उन दिनों जापान तो अमेरिका का गुलाम था, हुँ। लेकिन युवा लोग जैसे हम चाहते थे कि ना रूस के साथ, ना अमेरिका के साथ। जापान भी शांतिप्रिय देश है, तो हुँ। भारत की तरह गुट निरपेक्ष में होना चाहिए। ये लगभग 80-90% नौजवान यही चाहते थे उन दिनों। तो जिस देश के नेता जवाहरलाल नेहरू जी है, और शांति के दूत जैसा लगे थे, हुँ, तो हुँ। उस देश की भाषा क्यों न सीखी जाए। अरे वाह! ये हाँ, भी हाँ। मेरा तो 3 बातों ने मिलकर, एक तो सुंदर महिला,
हाँ। दूसरा ये कार्टून हम्म। युद्ध का, और तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से के विचार से प्रभावित होकर, तीनों चीजें सभी हाई स्कूल के दिनों में ये मुझे प्रेरणा दी थी। ये तीनों बातें बड़ी ही रोचक थी कि सुंदर महिला ने आपको एक तरफ आकर्षित किया, तो दूसरी तरफ कागज के इस युद्ध ने, और फिर तीसरी तरफ नेहरू जी की विचारों ने। तो जी बहुत सुंदर कि क्यों आखिर आप इस भाषा की तरफ, इस लिपि की तरफ इतने आकर्षित हुए। जी तो जी हाँ, हाँ तो यहाँ पर कहूंगी कि क्या आपके परिवार में भी लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं? हाँ, ये हाँ, मैं जी छोटी सी बात कह सकता हूँ। मैं सन 1975 और 76 में एक साथ दिल्ली में परिवार के साथ रहा। तो 2 बच्चे, छोटे बच्चे मेरे साथ था, 1 साल का लड़का और 2 साल की लड़की। तो जो लड़की है ना, आया से कुछ-कुछ हिंदी सुन-सुन के बोलती थी। प्यास लगी तो अच्छा। पानी कहती थी हाँ और हाँ। दूध कहती थी, और वो किसी के दरवाजा खटकने पर कौन है कहती थी। अच्छा। तो मुझे बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन जापा वापस आने के बाद सब कुछ भूल गए। बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, तो इस तरह से मतलब परिवार में फिर आप ही हिंदी बोलते हैं। पत्नी ने कभी सीखने की कोशिश नहीं की? आपकी पत्नी जी ने कभी सीखने की कोशिश नहीं की? अगर वो मेहनत करती तो सीख सकती थी, लेकिन मेहनत अच्छा। नहीं की ना। अच्छा। अच्छा है वो ना सुने इसको। जी। एक बिल्कुल अलग भाषा के प्रति आपका आकर्षण हुआ, तो जरूर इसको सीखने में भी कुछ मुश्किलें आई होंगी। और आप तो क्या, किस तरह की मुश्किलें आपको आई इस भाषा को सीखने में? है ना, इतनी बड़ी उम्मीद लेके विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, तो हम्म। लेकिन वहाँ का पाठ्यक्रम देख के बहुत निराश हुआ, क्योंकि उन दिनों कोई अच्छा शब्दकोश नहीं था, या कोई नहीं, गुरु निंदा नहीं करनी चाहिए, ये बहुत अच्छे भारतीय अध्यापक नहीं मिले। लेकिन मैं हम्म। उनको दोष नहीं ठहराऊंगा, ये जो उनकी उम्र के कारण, ये जब जवानी में वे बहुत अच्छे, बहुत बड़े विद्वान थे, फारसी भी आती थी, उर्दू भी आती थी, लेकिन उम्र के कारण बहुत कमजोर हो गए थे, और कक्षा में भी हाँफते-हाँफते आते थे, और 90 मिनट की कक्षा में मुश्किल से शाम पथ पर 2-3 वाक्य लिख के बस खत्म करते थे, और अधिक अधिक विद्यार्थी या तो सोते थे या तो दूसरी किताब पढ़ते थे, और अंक अच्छा। तो मुफ्त में अंक मिलता था ना। तो ये हम्म। माहौल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, और देखिए फीस वापस करो, ऐसा आंदोलन चलाने का भी मन होता था। इतना फीस देकर भी अच्छी हिंदी सीखने का मौका नहीं मिला था। तो अ, अलग से फिर कोबे जाके एक फिर सुंदर महिला से फिर हिंदी अलग से सीखनी पड़ी। वो इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी में कम पढ़ा, लेकिन बाहर कोबे शहर में ज़्यादा सीखा। अच्छा। तो इसलिए हिंदी बोल सकता था। अच्छा, शब्दकोश की बात है। ये हम्म। उन दिनों एकमात्र शब्दकोश उपलब्ध था, वाराणसी से प्रकाशित भार्गवा के जो हाँ हाँ, भार्गव का जो। जी। इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी ऑफ हिंदी इंग्लिश, इतनी हम्म। मोटी मोटा डिक्शनरी, और कपड़े में लपट के रोज 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 यूनिवर्सिटी आया जाता था। तो हम्म। उसमें कितनी भूलें थी, क्या बताऊं। माताजी को पुडिंग लिखा है, क्या अच्छा, कोई आ से अंत हो रहा है तो पुल्लिंग हाँ हो गया। हाँ, और काकी, हम्म। काकी को काक की स्त्रीलिंग समझ करके कोशकार ने फीमेल क्रो लिखा है, अच्छा। फीमेल क्रो लिखा है, हम्म। जो मादा कौवा। हम्म। तो ये कोई हंसने की बात नहीं है। एक दिन क्लास में श्याम शरण गुप्ता की मर्मस्पर्शी कहानी खाकी हाँ हाँ। को पढ़ाया जा रहा था, तो एक छात्र ने बिना कहानी पढ़ के सिर्फ उपशीर्षक देख के मोदा कावा
मुंह अच्छा, मादा बहुत अच्छा कौवा उसमें कर दिया। तो काकी को ये काक कम ये काक और काकी, कोई अच्छा। हँसने हँसने की बात नहीं है, ये कोई विद्यार्थी का दोष नहीं है, ये हुँ, हुँ। कोषकारक का दोष है। ये खाकी को फीमेल क्रो क्यों लिख दिया? तो इस तरह की कहानी है, लेकिन धीरे-धीरे अच्छा शब्दकोश हुँ, बाज़ार हुँ। में मिलने लगा और 80 के 90 के दशक में जो मैक्ग्रेगर का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो हुँ, हुँ। हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी तो बहुत अच्छा है। उसमें 60,000 नहीं, हाँ जी, 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 60,000 शब्द। शब्दों का समावेश है। हुँ, तो हुँ। इसका बहुत उपयोग हुआ, लेकिन उसमें भी हमारे लिए कमी रही। उदाहरण का कुछ की का अभाव था। तो अच्छा। शब्दार्थ तो लिखा हुआ है अंग्रेजी में, वो भी हुँ, हुँ। अंग्रेजी मुश्किल है, तो फिर अंग्रेजी को फिर अंग्रेजी जापानी शब्दकोश में देखना होता था, उसमें हुँ, भी हुँ, हुँ। दोबारा टाइम लगता था ना। तो अंग्रेजी सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन वो अर्थ सूक्ष्म अर्थ बदल जाता है। हुँ, अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी समझना में थोड़ा-सा अर्थ दूर चला जाता है ना, तो बिल्कुल। इससे सीधे जापानी में अनुवाद करना ज़्यादा अच्छा है। हुँ, तो अ, ये जो इससे अच्छा शब्दकोश मेरे गुरुजी ने बनाया हुँ। अच्छा। 2006 में, हुँ, अ, हुँ। 1,00,000 शब्दों का और अच्छा। उदाहरण से भरे हुए हुँ, ये हुँ। इतना मोटा शब्दकोश प्रकाशित किया था। अरे वाह! देखिए, देखिए। जी। ये उन्होंने दिन-रात एक करके मेहनत की थी और ये एक अकेला ऐसा नहीं कर सकते। 7 जन्मों में भी मेरे लिए तो असंभव है। हुँ, तो हुँ। ये छात्रों के लिए वरदान है। इससे तो छात्रों की कठिनाइयाँ काफ़ी दूर होगी। तो ये हमारे ओसाका की उपज है। मैं ये ओसाका का गर्व मानता हूँ। और इतना ही नहीं, उन्होंने जापानी हिंदी शब्दकोश को भी अपने पैसे से हुँ, प्रकाशित किया हुँ। था और ये जापानी भाषा सीखने वाले भारतीय छात्रों को उपयोगी होगा। तो आजकल के मतलब शब्दकोश की समस्या खत्म हो गई। अच्छी-अच्छी किताबें भी अब आसानी से मिलने लगी। अब तो कोई ऑडियो और विजुअल सब कुछ सामग्री मिलते हैं। रोज़-रोज़ अब तो भारतीय टीवी भी देख सकते हैं। अब आप आजकल के विद्यार्थी बहुत ही खुश मतलब भाग्यशाली है। हाँ, उन्हें काफ़ी सामग्री मिल जाती है। जी। जी, जी। जी। बिल्कुल, तो बहुत आपने जो कि मतलब सीखने में मुश्किल में कई चीज़ें रही आपके साथ, अध्यापक से जी, लेके सामग्री जी, और साथ ही दूर तक जाना, विश्वसनीय शब्दकोश। लेकिन इसके बावजूद आपने इतनी अच्छी हिंदी सीखी और सिखाई, तो ये शायद आपकी सीखने की जो लालसा और परिश्रम, जो मेहनत है, उसके कारण ही संभव हुआ। तो ये जो सिखाने का सीखने के बाद सिखाने का इतना लंबा अनुभव है आपका और इसके लिए क्या लगा आपको सबसे खास किस तरह की सामग्री का आपने निर्माण किया या क्या लगा कौन-सी चीज़ बहुत खास रही आपके लिए? जी हाँ। 80 के दशक में हिंदी फ़िल्म का वीडियो कैसेट बाज़ार में आने लगा और सस्ते दाम पर। हालाँकि मशीन अभी बहुत महँगी थी। तो मैंने सोचा इसका जो वीडियो का इस्तेमाल वो भाषा प्रयोगशाला में इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो 80 के दशक में शुरू किया था। वो आजकल दुनिया भर में ये तो बहुत प्रचारित हुआ ना, एड्यूटेनमेंट के नाम से। हुँ, मतलब भाषा शिक्षण कष्टदायक नहीं होना चाहिए, बहुत रुचिकर आनंद की चीज़ होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार मैंने भी लेकिन जापानी छात्रों के लिए सिर्फ़ वीडियो देख के वो नहीं सीख सकेंगे भाषा। वाचन पुस्तिका चाहिए। अच्छा। लिपि के साथ हुँ, हुँ। पढ़-पढ़ के तब याद कर सकते हैं। तो उसमें मैंने ये जो सस्ती वाचन पुस्तिका के रूप में ये आप देख सकेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आंधी, रजनीगंधा रजनीगंधा।
कादम्बिनी, कादम्बरी जी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम जी। तपस्या, बॉबी, हाँ, ये बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बहुत फिल्म थी। मशहूर फिल्म जी। एजेंट, एजेंट विनोद। हाँ, आविष्कार, ये भी अच्छी फिल्म थी। हाँ हाँ। महबूबा, अमानुष, मानुष। हमराही, अरे वाह। दाग, इत्यादि इत्यादि। 10 साल तक मैंने इस तरह से पढ़ाया। और सबसे मजेदार था शोले का। अभी भी छात्र के मुख में उनको जबान याद होगा, अरे संपा कितने आदमी थे। बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय किया था। जी हाँ। फिर लेकिन 90 के दशक में आके मैंने बॉलीवुड की हिंदी से एकदम बहुत गंभीर ये जो धार्मिक अच्छा, नाटक। रामायण, हाँ, रामानंद जी सागर। जी, जी ये जी। 80 के दशक में दूरदर्शन में इसका बहुत लोकप्रिय हो रहा था। तो मैंने देखा, तो ये कक्षा में जरूर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मैं अच्छा। बॉम्बे में जाकर रामानंद सागर जी से मुलाकात हुई मेरी। हम्म। तो मैंने उनके हाथ में पांडुलिपि देखा था, तो मैंने मांगा, हम्म। ये दे दीजिए। तो उन्होंने कॉपीराइट का के चक्कर के कारण मना कर दिया। तो ओह। मना कर दिया तो मुझे तो चुनौती, अब तो हर हालत में ये चुनौती करूंगा, बनाऊंगा। अच्छा। तो ये वीडियो हाँ देख हाँ। देख करके हाथ से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से ये काम करवाया। ये अरे वाह। देख देख करके लिप्यंतरण किया था, इतना लंबा। और इसमें प्रथम कंद, दूसरा कंद 2 है। हाँ हाँ। तो पूरा हो गया। उन दिनों भारत में अभी सस्ता था, आजकल तो छात्रों से भी काम काम कराना किया, बहुत महंगा है जी बहुत महंगा। जी। उन दिनों सस्ता था। हाँ तो हाँ। उसकी छपाई जापान में की थी। तो हम्म। कक्षा में इस्तेमाल करना शुरू किया था 1992 से, हर हम्म। साल वही बॉलीवुड के बदले में ये। तो इसमें शायरी का बड़ा अंतर है ना, वो तो शुद्ध हिंदी है। हम्म। अरबी फारसी का शब्द बहुत कम है, शुद्ध हाँ हिंदी है, हाँ, वो इसमें तो हाँ। नाटकीय है। उसको हु संस हु नहीं, भाषा सीखने में बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते ना बाजार में। पिताश्री पिताश्री कौन कहेगा। तो लेकिन मुझे छात्रों से अधिक मुझे ये लाभ हुआ पढ़ाते हुए। ये हाँ, लेकिन भाषा इसकी संस्कृत निष्ठ थी तो संस्कृत भाषा हाँ हाँ। छात्रों के लिए कठिन लगता है, लेकिन जी। ठीक है, बहुत ही भावात्मक, ये नाटक के लिए बहुत अच्छी शायरी है ना। तो उनका हर एक कलाकार का उच्चारण बहुत अच्छा लगता है, तो अनुकरणीय है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल मैं 14 साल तक मैंने इस्तेमाल किया, 14 साल तक। अरे वाह। तो राम का वनवास का समय राम के तो वनवास इतना समय पूरा आपने इसके लिए दिया। लेकिन ये किसी तरह से हम्म। लंका कांड तक तो पहुंच गया। अच्छा। लेकिन अभी सीता जी का उद्धारण नहीं हुआ ना। तो तब तक मैं विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण कर चुका था। तो अच्छा, तो 14 वर्ष में लंका कांड तक आपने उसको किया और सीता जी का उद्धार अभी नहीं करा पाए। नहीं नहीं हुआ था। तो इस अच्छा। बात का थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी सीख मिली ये इसमें। हाँ। केवल भाषा शिक्षण का नहीं, भारतीय संस्कृति को जानने के लिए ये पुरातत्व और नृतत्व के लिए भी अच्छी सामग्री है। और सीता के विवाह का जो दृश्य है ना, हम्म। वो अभिभूत है, अविस्मरणीय। अभी भी वो उस विवाह की प्रथा अभी भी उसी तरह चलती है ना। जी जी। तो ये इसका बहुत लाभ हुआ। लेकिन उसके साथ साथ अब तो बॉलीवुड की गीतों पर भी ध्यान दे दिया। अभी तक अरे वाह। संवादों को पहले दिया था। संवाद और फिर रामायण को ये चुना और भी फिर गीत। मैंने जी। ये हिंदी फिल्मों के फिल्मों के लोकप्रिय लोकप्रिय गीत गीत 1951 से 1951 से 80 तक, 80 तक। तो हाँ। पुराना हो गया, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ये हिंदी फिल्म का स्वर्ण युग तो 60-70 का दशक
का दशक था। तो ये 80 तक तो अमिताभ बच्चन तो आ चुका था। हाँ। दोस्ती नहीं तोड़ेंगे वाला शामिल है, इसमें जी। शाहरुख खान अभी नहीं आया था। अच्छा। तो ये कोई बात नहीं आवारा से शुरू होता है, आवारा से शुरू होता है। मेरा जूता है जापान भी है, जापानी। बहुत लोकप्रिय गीत, तो 301 है, तो लगभग मशहूर गीत इसमें शामिल है। सभी तो मशहूर। जो सीडी, उन दिनों तो सीडी चलता था ना, तो सीडी का नंबर भी दिया था, लाइब्रेरी में जाके खुद सीखें। आजकल कोई जरूरत नहीं है, सब तो यूट्यूब में देख सकते हैं, सुन सकते हैं ना जी। तो इसमें आपने भाषा हिंदी रखी सिखाने की, या हिंदी के साथ जापानी और अंग्रेजी भी थी? नहीं, अनुवाद, गीतों का हाँ, अनुवाद अंग्रेजी में भी किया और जापानी में भी किया, और अंग्रेजी में नहीं किया ये। अच्छा। जो हाँ, ये इसमें है ना, इसमें हिंदी हिंदी, हाँ हिंदी है, उर्दू विद्या चमकेगी जी। जापानी अनुवाद दिया है। अच्छा, उर्दू और जापानी, तो थोड़ा लंबा हो तीन जाता है, लिपियां जी जी। लंबा हो जाता है, और लाइन बाय लाइन उसी लाइन का जापानी अनुवाद ये है। अच्छा। मिला के, ये कंप्यूटर नहीं था, वो स्केल से मिला के हाँ। अरे तो अच्छा, इतना ही नहीं है, अब जापानी गीतों को हिंदी में गाने की पाठ्य पुस्तक भी बनाई। लोकप्रिय जापानी गीत हिंदी में। इसमें 101 गीत को इसमें शामिल किया था। इसमें हर एक गाने के लिए 4 पेज का इस्तेमाल किया। तो मूल जापानी गीत, हिंदी अनुवाद, वो भी लाइन बाय लाइन, और कुछ चित्र जी। पूरा दिखाना मुश्किल हो गया। और इतना ही नहीं है, जो संगीत प्रिय लोगों के लिए ये पश्चिमी ढंग का स्वरलिपि, अच्छा, और ये भारतीय ढंग का स्वरलिपि, तो अच्छा, गा सकते हैं, ताकि वो ट्यून और धुन उसकी वो पकड़ के गा सके जी। और इतना ही नहीं, मैंने सीडी भी तैयार किया, और 20 गीतों को चुनकर एक जापानी लड़की से गवाया, और एक तो दूसरा चड्डा, ये जापानी गायक थे, है तो सरदार जी, लेकिन जापानी गीत गाते थे। अच्छा। वो प्रोफेशनल सिंगर थे, उनसे भी गवाया। तो अच्छा। सीडी तो कुछ 1000-2000 कॉपियां बिक चुकी है। अरे वाह। ये भी तो बहुत अच्छी उपज है, मैं समझता हूँ। जी। तो इस तरह से आपने, और नाटकों का भी आपने इस्तेमाल बहुत किया। हाँ, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ कि एक आप ही हिंदी भाषी या विदेशी भाषियों में हैं जिन्होंने नाटकों का हिंदी शिक्षण में, भाषा शिक्षण में इतना इस्तेमाल किया है। जी। तो उसके बारे में अगर आप बताएं। जी हाँ, ये 1997 से लेकर 2007 तक, उनको 10 साल तक हर साल छात्रों का नाट्य दल लेके भारत समेत तो 6 देशों में हर साल मंचन के लिए जाता था। तो उसमें भारत में 28 शहरों में 65 बार मंचन, 65 बार और जी। भारतेतर देश माने यूके, नेपाल, मॉरिशस, थाई, सिंगापुर में 10 शहरों में 14 बार मंचन किया था। मतलब कुल मिला के 79 बार मंचन किया था। 79 बार मंचन किया था 10 साल में। तो उनमें से बहुत प्रमुख मंचन अभी स्मरणीय है। एक तो लंदन में 1999 में 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ना, प्रस्तुत किया था। तो पद्मेश जी वगैरह ने देखा, अभी भी उनको याद है जी। तो उसके अलावा नई दिल्ली में 2003 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से 5वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन था। तो निदेशक तो अंकुर जी थे। अंकुर जी ने हमारे जो छात्रों के हिंदी दल को
आमंत्रित किया था। ये अपवाद है, ये हमारा तो अमच्युआ है, वो भी हिंदी तो विदेशी भाषा है। हमें तो विशेष रूप से आमंत्रित किया था, ये अंकुर जी की कृपा से हुआ था और इतना अच्छा मतलब अच्छी प्रतिक्रिया मिली। ये एक हाँ, एक तो ये इंडिया टुडे के पूरा एक पेज कवा हुआ। हिंदी में जापान जी, हाँ, हिंदी में जापान। हाँ, और नीचे मेरी भी मिज़ोकामी की भारत यात्रा। मैं भी अच्छा, अभिनय आप हैं क्या इसमें? मैं जी भी अभिनय कर रहा हूँ। जी जी। ये मैं हूँ ना। अच्छा। मैं भी अभिनेता बन गया। अच्छा, ये प्रथम प्रवक्ता नाम तो ये कोई फिल्मों की पत्रिका है, इसमें भारत रंग महोत्सव। ये देखिए ना। हाँ, बुरे फंसे मोहब्बत में। हाँ, जी। और ये हास्य नाटक था। ये इसमें और दूसरा ये जापानी नाटक दिखने। हाँ, ये दर्शक तो झूठे मगर हाँ, कहाँ। जी, जापानी निर्देशक तोमियो हाँ, मिज़ोकामी के हाँ, नाटक। जी जी। ये जापानी नाटक, ये ट्रेजेडी वाला है, ये हम्म। करुण रस वाला है। तो इसमें ऑडियंस को रुलाया, इसमें हंसाया, दोनों काम किया था। तो ये बहुत ही विस्मरणीय है बात थी। सिंगापुर भी तो गए था। आप तो हाँ, सिंगापुर आपने बताया आए थे, और सिंगापुर का अनुभव कैसा रहा था आपका? जी जी, वो भी बढ़िया था। सिंगापुर जापान से अपेक्षाकृत कम नजदीक है ना, तो इसलिए हम्म। बैंकॉक के साथ मतलब छोटी सी यात्रा की थी, वो बहुत अच्छा। अच्छा था। ये 2006 में हम्म 2006 फरवरी 28 को आपके ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल में प्रस्तुत किया था, जिसमें 400 तमिल छात्रों के सामने अच्छा। एक राग दो स्वर, ये हास्य नाटक है, उसकी प्रस्तुति की थी। मैंने सोचा था शुरू में कि तमिल छात्रों को हिंदी समझ में आएगी, ऐसा नहीं, ये सब समझ लेते हैं, बहुत अच्छा। हंस रहे थे। और उस स्कूल में सेकंड लैंग्वेज के लिए हाँ हाँ। हिंदी या फ्रेंच वो विकल्प दो थे। विकल्प है तो जी। जिन्होंने हिंदी चुना है वे लोग आ गए होंगे ना। हम्म। तो हॉल कचाकच भरा हुआ था हम्म। और प्रिंसिपल महोदय ने खुश होकर के, और जब जाते हुए हमारे हर एक छात्र कलाकार को 50 सिंगापुर डॉलर्स अच्छा, इनाम के इनाम, तौर पर दे दिया। इनाम दिया। अरे वाह, बहुत अच्छा तो जी। ये बड़ी रकम है ना एक छात्र के लिए, छात्र के लिए। उपहार हाँ हाँ, सकते थे ना। अच्छा, बिल्कुल। उसके मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने भी बहुत मजा लिया सिंगापुर हम्म। में। लिटिल इंडिया, लिटिल इंडिया जी जी। हाँ अच्छा, देखा। खरीदारी हाँ की, हाँ बहुत सस्ती थी, बहुत हाँ सस्ती थी वहाँ। हाँ हाँ। और कुछ हिंदी फिल्म वीडियो कैसेट भी तब तो डीवीडी का जमाना शुरू हो चुका था ना। बहुत अच्छे। अच्छा, फिर वो सबवे का मजा लेता था, या तो अच्छा। सबवे बहुत जापान की तरह सुगम साफ सुथरा तेज है ना। तो हर एक स्टेशन में तमिल भाषा में। तो हाँ, यहाँ की आधिकारिक भाषा है एक जी, तमिल जी। तो मुझे तमिल भाषा का अक्षर ज्ञान था, तो अच्छा। पढ़ने में मजा आता था। ओ वही स्टेशन। हाँ, हम्म। तो ये भारत में तो तमिलनाडु के अलावा तो ये देखने को नहीं मिलेगा ना। तो जी। सिंगापुर में आप तमिल भाषा सीख सकते हैं। हाँ, हाँ यहाँ क्योंकि एक आधिकारिक भाषा है, इसलिए काफी उसका हर जगह पोस्टर और बैनर सब जगह हमें दिखाई देती है। जी बहुत जी, सुंदर। तो आपका सिंगापुर का अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा, उम्मीद बहुत करेंगे अच्छा। जल्दी आप फिर दोबारा सिंगापुर आए, तो हम सभी आपसे मिल जी सकेंगे जी जी जी। और सीख सकेंगे। जैसे आपने नाटक की बात की, तो नाटक प्रस्तुति से जो हिंदी भाषा शिक्षण है, इसमें कई मुख्य बिंदुओं पर आपने बात की। तो अगर इसको समेटना चाहें तो क्या आपको लगता है क्या क्या फायदे हुए इससे? हाँ, बहुत फायदा हुए हैं। उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो ये संवादों को रखते रखते ये बोलने की झिझक समाप्त होती है और अच्छी हिंदी बोलने लगते हैं। ये नंबर वन। ये नाटक के संवादों से सीखे हुए जो वाक्यों को
अपने दैनिक वार्तालाप में ज्यों का त्यों इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो इस तरह वार्ता सुख प्राप्त होता है। हाँ, बिल्कुल। और ये इस तरह से धीरे धीरे आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। मैं भी हिंदी बोल सकता हूँ, तो आत्मविश्वास को पाकर आगे हिंदी के अध्ययन में प्रगति कर सकते हैं। प्रगति कैसे कर दिया, आपको उदाहरण देता हूँ। एक साल में मैंने जो परीक्षा का फल तुलना करके देखा। एक तो नाटक में जो शामिल हुए छात्रों का औसत अंक, और अपनी परीक्षा का ही नहीं, दूसरे अध्यापक की परीक्षा का फल भी देखा, वो भी कोई फर्क नहीं था। कुल मिलाकर जो नाटक के मंचन में शामिल किया था ना, उन छात्रों के औसतन अंक और जो शामिल ना हुए छात्रों के औसत अंक में 20 पॉइंट का फर्क था। बहुत बड़ा फर्क है ये। 100 अंक में से 20 नंबर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अंतर है जी, बिल्कुल। तो ये नाटक का फल है। प्रभाव था। और नाटक शुरू करने के पहले तो कोई अच्छे छात्र ही आए तो ऐसा नहीं है, जो फेल हुए छात्र भी आए थे, और फेल हुए छात्र के लिए बहुत अच्छा, ये हिंदी में अब तो बहुत अच्छा अंक पाने लगे। ये नाटक का शुभ परिणाम है ना। तो इतना ही नहीं है, ये मतलब ये जो नाटक को सफल बनाना एकजुट होकर, ये भी तो एक सृजनात्मक काम है ना। इसमें मेहनत करने से जी बिल्कुल, कलाकारों का, छात्रों का चरित्र का निर्माण और विकास होता है। और देखिए ना, 24 घंटे एक ही होटल में रह के, एक साथ भ्रमण करके और एक साथ अभ्यास करके, मंचन करके, एक साथ खाना खा के, देखिए ना, पत्नी के साथ ज्यादा लंबा समय छात्रों के साथ मैंने बिताया उन दिनों। जी, तो इस तरह भाईचारा की भावना आ जाती आपस में, सहयोग करने की, मदद करने की। तो ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो मैं 10 साल में 2 कपल पैदा हो गए, मियाँ बीवी हो गए। अरे वाह, ये भी एक उपलब्धि है, बिल्कुल। ये जो मियाँ बीवी है ना, मुझे कभी नहीं भूलेंगे। तो मेरे कारण ये जुड़ गए ना, नाटक के कारण। तो इस तरह से, हाँ, आखिर ये भी है ना, ये जो नाटक का पात्र तो भारतीय है ना, हिंदी नाटक में, तो पात्रों से तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। तो तादात्म्य हुआ तो भारतीयकरण हो गया। तो ये भारतीयकरण मैं कह रही थी ना, को मतलब जब मैं हिंदी बोलती हूँ तो भारतीय जैसी लगने लगती है। हिंदी जब बोलने लगा तो मुझे भी लगता है क्षण में जो मैं भारतीय बन गया। ये भावना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो भाषा के साथ संस्कृति, हाव भाव, ये सीखना हर दृष्टि से फायदा ही फायदा है। और इस तरह से भारत जापान के जो संबंध है, विनिमय है ना, संस्कृति विनिमय, ये केवल पुस्तकीय नहीं होना चाहिए। पुस्तक में से तो बहुत कुछ सीख सकते हैं कि ये पुस्तक से अच्छा है ठोस कदम इस तरह से उठा सकते हैं। तो दोनों देशों के सांस्कृतिक विनिमय के दृष्टि से भी बहुत अच्छा है नाटक। जी बिल्कुल, नाटक के बहुत सारे आपने जो फायदे बताए, और शायद इसका इस्तेमाल आज जो शिक्षक आ रहे हैं उनको अवश्य करना चाहिए। और लेकिन आपको क्या लगता है, भाषा शिक्षण जो है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है, और इसमें आपका इतना लंबा अनुभव है, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मतलब ऐसे कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी या ज्यादा करनी चाहिए? किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए भाषा शिक्षण के समय? उस पर भी अगर आप कुछ कहना चाहें। जी, भाषा सिखाते समय। ये पहली बात तो अध्यापक का जो
कर्तव्य है कि छात्रों में रुचि पैदा करें। और भाषा शिक्षण कोई, जैसे मैंने अपने छात्र जीवन में बहुत कष्ट से सीखा था और कष्टदायक था और तपस्या थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा शिक्षण आनंद की चीज होनी चाहिए। इसके लिए हर वक्त नए से नए उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तो हिंदी फिल्म तो सर्वत्र चलती है, वो भी अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भी कोई नया उपकरण मिले तो बिना झिझक के इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये विश्वविद्यालय में तो हिंदी पढ़ने वाले तो बच्चे नहीं है ना, तो जी, संख्या कम हो रही। जी, 18, 19, 20 साल के अच्छा, हाँ, वयस्क है। जी, जी। मैच्योर है ना, उन लोगों को तो डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष शिक्षण वो चलेगा नहीं। समय का अभाव भी है और इतना धैर्य शक्ति भी नहीं है। तो इसके लिए व्याकरण बहुत जरूरी है। व्याकरण एकमात्र आधार है। व्याकरण सही सीखें। और हिंदी का व्याकरण इतना कठिन नहीं है, बहुत नियमित है। अंग्रेजी की तुलना में लगभग नियम के अनुसार चलता है। अगर ये, हाँ, लिंग भेद और उसके जो अनुमति का वो जटिल नियम है, जटिल नहीं है, लेकिन देखिए अच्छा लड़का आया, अच्छी लड़की आई, अच्छी लड़कियां आई। और पंजाबी में है तो सोनिया चंगियां कुड़ियां आ गई, सब वो सब बदल जाता है। जी, बदल जाती है नियम के अनुसार। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और लिंग भेद भी शुरू में सिरदर्द है, लेकिन ये भी तो याद कर सकते हैं, तो वो भी नियम के अनुसार सीखने चाहिए। तो अंग्रेजी जैसे उच्चारण भी तो, अंग्रेजी में तो PUT तो पुत्र, BUT तो बत, ये पागलपन हिंदी में नहीं है ना। तो जिस तरह लिखा जाता है उसी तरह उच्चारित किया जाता है। जी। तो इसमें जो प्रौढ़ छात्रों के लिए सही व्याकरण और सही उच्चारण सिखाना बहुत जरूरी है। उच्चारण सीखने में कई महीने लगेंगे और बहुत ही ये थोड़ा सा तपस्या करनी होगी। इसमें भारतीय अध्यापकों से सीखना ज्यादा अच्छा है, जहां तक उच्चारण के लिए। जी, जी, बिल्कुल। आपने कहा कि कुछ बातों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए, उपकरणों का और साथ ही एडिटेनमेंट की जो बात की, तो ये चीजें अगर हम ध्यान में भी रख रहे हैं, फिर भी आज हिंदी लोकप्रिय नहीं हो रही है युवाओं में। उसकी लोकप्रियता इतनी नहीं बढ़ रही है जिस तरह से बढ़नी चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या की भाषा है, लेकिन फिर भी हिंदी लोकप्रिय नहीं हो रही है। तो क्या लगता है, क्यों ऐसा हो रहा है? एक शब्द में कहूं तो ये अंग्रेजियत के कारण है। ये अंग्रेजियत मतलब अंग्रेजी तो ठीक है, ये बहुत अंतरराष्ट्रीय भाषा है, हर एक को सीखना चाहिए। बहुत, ये तो बहुत जरूरत की भाषा है, लेकिन ये जो अंग्रेजियत ठीक नहीं है। अंग्रेजी ठीक है, अंग्रेजियत ठीक नहीं है। अंग्रेजियत का मतलब है वो उस भाषा के अलावा भी वो जो अंग्रेजी सभ्यता में वशीभूत होना और हीन ग्रंथि, उसकी वजह से आजकल के कुछ युवाओं में हिंदी के लिए कुछ उपेक्षा की भावना आ गई। तो ये बहुत अफसोस की बात है। आपने हिंदी मीडियम नामक फिल्म देखी होगी। जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत मजेदार फिल्म है, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये जो हिंदी प्रेमियों के लिए वो ठेस पहुंचाने वाली कहानी है, क्योंकि उसमें दिखाया गया हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दोयम श्रेणी के परिवार के बच्चे हैं। हाँ। ये गलत धारणा ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब सरकारी स्कूल में पढ़े हुए छात्रों में भी बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी होंगे और IQ से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। कभी कभी जो बहुत मेधावी विद्यार्थी सिर्फ अंग्रेजी के कारण फेल हो जाते हैं और फेल होके
तो आत्महत्या कर लेते हैं। ये बहुत दुखद घटना है। इसका दोष ये समाज को लेना चाहिए, समाज की जिम्मेदारी है। इतने अच्छे छात्रों को गंवाना ये देश के लिए हानिकारक है। जी, भाषा के लिए सिर्फ इस तरह की बात हो तो ये बहुत ही दुख की बात है। हिंदी बोलने में लोग अपने को क्यों हीन भावना आ जाती, मुझे समझ में नहीं आती। जब आपके प्रधानमंत्री जी सर्वत्र सगर्व हिंदी में बोलते हैं, तो जब प्रधानमंत्री हिंदी बोलते हैं, वो भी उनकी अपनी मातृभाषा नहीं है ना, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो दोयम श्रेणी के लोगों की भाषा कैसे होगी ना। आप भी तो आत्मविश्वास कहता है हिंदी बोलिए। अच्छा, मोदी जी के बारे में कुछ? हाँ, मोदी जी, मैंने सुना आप मोदी जी से मिले हैं और हिंदी के बारे में कुछ आपकी बातचीत भी हुई है, तो अगर वो भी बताना चाहें आप। हाँ, जी, ये 2012 में जापान आए थे, कोबे शहर आए थे। कोबे शहर में जो इंडिया क्लब है, वो गुजरातियों का जो क्लब है असल में, तो हाँ रात्रि भोज हुआ था उनके स्वागत में। मैं भी आमंत्रित होकर बैठा था। 2-3 जापानियों को बुलाया गया, इसलिए कोई दुभाषिया की जरूरत नहीं थी। तो हाँ, उन दिनों ओसाका कोबे के जो प्रधान कौंसल विकास स्वरूप जी थे, आजकल के जो विदेश मंत्रालय के जो क्या कहते हैं, जो सचिव हैं, जी उप सचिव कहिए, तो बड़े पद पर पहुंच गए। उन्होंने मुझे मिलाया मोदी जी से, और मोदी जी से बात करने के लिए लंबी कतार थी, तो मुझे संकोच था, तो ज्यादा वक्त नहीं बोल सकूंगा, तो 1 मिनट के लिए। मोदी जी, जब मैं भारत में 1970-80 के जमाने में था, तो लोग अक्सर मुझसे पूछा करते थे जापान की तरक्की का क्या राज है। सचमुच में पूछते थे उन दिनों, क्योंकि जापान की अर्थव्यवस्था चरमावस्था पर थी उन दिनों। तो मोदी जी, अब मुझे आपसे ये पूछना पड़ रहा है, गुजरात राज्य की तरक्की का क्या राज है? पूछा तो वो हंस गए, तो विदाई हुई। अच्छा, तब किसी गुजराती सज्जन ने बहुत दिलचस्प और स्वाभाविक सवाल पूछा था कि मोदी जी कुछ वो तो निवेश के मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में आए थे, निवेश के विज्ञापन करने के लिए आए, गुजरात में निवेश कीजिए, जापानी टाउन बनाएंगे। तो ये सवाल पूछा था, क्या मोदी जी जापानी लोग आएंगे, ड्राई स्टेट में आएंगे, जापानी लोग शराब पीते हैं? मोदी जी का जवाब लाजवाब था। एक शब्द उन्होंने ये कहा, अरे रेगिस्तान में भी कभी कभी बारिश होती है। अरे वाह! इससे गूंज उठा, हंसी से ये और गूंज उठा। हाँ, ये तो एक वाक्य ही चमत्कार पूर्ण है। ये उससे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी ना, सब कुछ बता दिया ना। ये कि ना, इसकी रसिकता या वाक चातुर्य कहिए, ये प्रधानमंत्री या देश के नेता के लिए जरूरी है इसका होना, तो इसीलिए तो प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि उन दिनों अभी भारत में कौन अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये अनिश्चय था भारत में। 2012 में तो अभी ऐसी कोई बात नहीं थी। अडवाणी जी भी तो अभी तो बहुत तगड़े थे। लेकिन जापानी जो राजनीतिक जगत ने अनुमान कर लिया था, मन भविष्यवाणी की थी कि भारत का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी होगा, तो सही निकला। बिल्कुल सही निकला, बिल्कुल। अच्छा, फिर 2014 में प्रधानमंत्री बनकर पहली बार जापान आए थे। तो पहले ओसाका उतरे और ओसाका से सीधे क्योतो चले गए, क्योंकि उनको क्योतो अच्छा लगता है, मंदिरों का शहर है। अरे क्योतो और वाराणसी तो बीच में संधि हो गई ना,
हाँ हाँ हाँ, सांस्कृतिक राजधानी है दोनों। सांस्कृतिक, हाँ हाँ जी। तो इसमें विशेष उल्लेखनीय बात यह है जो प्रधानमंत्री आबे जी उन दिनों टोक्यो से मोदी जी का स्वागत करने के लिए क्योतो 2 घंटे बुलेट ट्रेन में बैठ के क्योतो में आके उनका स्वागत किया। ऐसा अच्छा। कभी नहीं हुआ। हाँ, बहुत वो बड़ी तो बात है, बिल्कुल स्वागत तो राजधानी में ही करेंगे। करेंगे। हाँ तो हाँ। ये इससे तो मोदी जी को बहुत मानते थे और मोदी आबे तो भाई भाई हो गए ना। जी जी तो जी। उसके बाद मोदी जी ने आबे को अहमदाबाद वाराणसी बुलाया भी बुलाया और था। हाँ, वाराणसी अहमदाबाद में बुलाया था जी। वाराणसी में भी बुलाया ना। हम्म। हाँ, तो ये अच्छा हुआ। ये तो तो बहुत टोक्यो अद्भुत में है। उनका जो स्वागत समारोह हुआ था, इसमें 300 मतलब ऑडियंस बैठे हुए थे। एमपी से लेकर एक बढ़कर बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। मैं बीच में बैठकर उनकी भाषण का नोट कर लिया था। तो अचानक हिंदी की बात आ गई उनके, अरे जापान में योगा के साथ हिंदी का भी प्रचार हो रहा है। आपने मुझे इशारा किया था अच्छा बीच अच्छा। में, अरे आपने मुझे चिट्ठी लिखी थी ना, मोदी जी जापान आए तो हिंदी में बोलिए। अरे तो वाह। आप जब खड़े हुए तो मैं बहुत घबरा गया अचानक। मुझे तो खड़े होके नमस्कार किया तो वो तालियों से गूंज उठा। तो ये मोदी जी देखिए ना, उनको ये याद था। 2000 पहले की जी। घटना इनको याद थी, शक्कर भी नहीं भूले। हम्म। प्रखर स्मरण शक्ति बहुत प्रखर थी, बहुत है प्रखर है, है। बिल्कुल। तो जी। अब देखिए ना, जब भाषण खत्म हुआ तो मंच से उतरने लगे तो काफी लोग उनकी तरफ दौड़ गए। तो हाँ लेकिन हाँ। अब तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में बड़ा अंतर है। मुख्यमंत्री के पास कोई अंगरक्षक नहीं है, लेकिन अच्छा। प्रधानमंत्री के एक से एक बढ़कर अंगरक्षकों से घिरे हुए हैं ना। हाँ हाँ। उनके पास आके बातचीत करना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, कहा मोदी जी आप अगली बार ओसाका आइए। उन्होंने कहा आऊंगा, कहा। वो बहुत बड़ी, ये भी बहुत बड़ी बात थी ना। जी। तो 2019 मतलब 2 साल पहले की बात है, ओसाका में G20 का आयोजन हुआ। उसमें भी ट्रंप और आबे और मोदी जी का त्रिदेशीय शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें भी तो मोदी जी ने बहुत मजेदार बात कही कि हाँ, जापान का जे, अमेरिका का ए, इंडिया का आई मिलाकर जय होगा। अरे वाह। ये भी उनकी रसिकता है। रसिकता है और तो वाक चातुर्य है और जी हाँ, तो हाँ वो ये जापान के बाद मोदी जी का विदेशों में हिंदी बोलने का सिलसिला जापान के बाद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ भी गए ना। तो ओबामा जी से हिंदी में बोले और हिंदी में आमंत्रित किया। और 2015 में जो रिपब्लिक डे के परेड में ओबामा को आमंत्रित किया था। तो ये मैं कहूँगा ये मोदी जी की राजनयिक विजय। मोदी ट्रम्प नहीं, ओबामा को आमंत्रित किया था ना, वो हिंदी की वजह से है। हिंदी बोलकर उन्होंने ओबामा का दिल जीत लिया था। तो अब वो हमेशा अंग्रेजी में बोलना अच्छा नहीं है ना। तो युवाओं को यही मुझे लगता है ये सारी जो छोटी छोटी घटनाएं हैं इनको और बताने की जरूरत है कि किस तरह से हिंदी भाषा के कारण जो प्रधानमंत्री जिस देश का गर्व करता है तो युवाओं को बिल्कुल करना चाहिए। जी जी। तो मैं भी कहूँ जय हिंदी, जय हिंद, जय हिंदी, जय जापान। जी बिल्कुल, सबकी जय हो, यही हम लोग भी कहेंगे। और बहुत सारी चीजें मिज़ोकामी जी आपसे जानने को मिली, खास करके जैसे जो आपने कागज युद्ध की बात की और मतलब ये सब बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। इस तरह से पहले इस्तेमाल होती थी चीजें और किस तरह से आप भाषा की तरफ मुड़े। तो मैं कहूंगी ये एक बहुत अद्भुत जानकारी है और ये मैं अपने YouTube चैनल पर इसको डालूंगी और वहां से इसका प्रचार करूंगी।
और मुझे लगता है बहुत लोगों को इसको सुनना चाहिए और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और किस तरह से हिंदी के लिए आपने जो काम किया है उस कार्य को देखना, समझना और प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद, अरे आभार आपको प्रकट बहुत करना बहुत चाहूंगी। धन्यवाद।